हेलो, कैसे हो आप सभी? ठीक हो गए? आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन। कल अपना चैप्टर शुरू किया था, पहला चैप्टर, उसका दूसरा पार्ट है। वहीं से कल छोड़ा था, वहीं से आज शुरू करेंगे। और आज के चैप्टर में अपन समझेंगे कि सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। और आज की क्लास में अपन चैप्टर है अपना, वो बेसिक से शुरू कर देंगे। बेसिक तो कल पढ़ाई था और आज परिभाषा से लेकर एंड तक लेकर जाएंगे, जहां तक पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में समझेंगे कि जो समीकरण होता है वह क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उस अभिक्रिया से, उन सूत्रों से अपन समीकरण है वो कैसे लिख सकते हैं, समीकरण का नियम क्या है। ये सारी डिस्कशन आज की क्लास में अपन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास भैया आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो क्लास आप नहीं देखोगे तो यहां से आगे आपके समझ में नहीं आएगा। कल अपने सूत्रों का निर्माण कर रहे थे और 6 सूत्र बनाए थे। कुछ आज बनाते हैं। जी, एक सूत्र बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलो सर बनाते हैं। कैसे बनाओगे? तो मैग्नीशियम को अपन क्या लिखते हैं? Mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Mg। उससे पहले मैं एक चीज का रिवीजन कराता हूं और आप रिवीजन करिएगा। सूत्रों को निर्माण करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो धनायन और दूसरा ऋणायन। दूसरा कौन सा? ऋणायन। धनायन कौन से होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। दूसरा है धनायन। धनायन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ऋणायन। दूसरा है ऋणायन, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये देता नहीं, इनको लेने की जरूरत पड़ती है। और जब भी सूत्र का निर्माण होते हैं तो ऋणायन और धनायन दोनों मिलकर सूत्र का निर्माण कराते हैं। दोनों मिलकर नई धातु का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बनाना सूत्र किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका सूत्र बनाना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैं देखूंगा कि मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो बाबू मैग्नीशियम है धनायन और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। ठीक है सर, उसके साथ मुझे क्या मिलानी है? उसके साथ मिलानी है ऑक्सीजन। क्या मिलानी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। यह है ऋणायन। ये क्या है? ऋणायन है। ये क्या है? ऋणायन है। कल अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन है उसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। और 8 इसके परमाणु क्रमांक होते हैं, तो निश्चित बात है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। और ऑक्सीजन में के पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। दूसरे कोष में कितने होते हैं? 8। 8 न होकर 2 इसको दे दिए, बाकी कितने रहेंगे? 6। 6 कौन से कोष में चले जाएंगे? दूसरे में चले जाएंगे सर। कौन से में चले जाएंगे? दूसरे में चले जाएंगे। जरूरत कितने की पड़ी? 2 की। तो इसको जरूरत कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब भी किस ऑक्सीजन किसी के साथ में मिलती है, कोई धातु के साथ में, तो किसका रूप ले लेती है? ऑक्साइड का रूप पे ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? ऑक्साइड। ध्यान देना, ऑक्सीजन है। एक बात और बताता हूं यहां पर महत्वपूर्ण, एक बात और बताता हूं महत्वपूर्ण। वो कौन सी है सर? चलो एक अभिक्रिया आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ये क्या होती है समझो। जब भी ऑक्सीजन मिलकर किसी धातु को जलाती है, क्या करती है? आग प्रकट करती है। और आग जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु को अपन नहीं जला सकते।
आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ऑक्सीजन जहां पर वायु नहीं है, हवा नहीं है, वहां पर आग नहीं जलेगी। और आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन जब किसी धातु को जला देती है मिलकर, तो ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन न रहकर क्या हो जाता है? ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्साइड हो जाता है। बात क्लियर हुई क्या? इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जिसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। बात समझ में आई ना? आई सर। आगे देखो, अब सूत्र का निर्माण करना है। मेरे पास मैग्नीशियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। और ऑक्सीजन 2 ले सकती है। तो Mg का मैं क्या लिख दूं? Mg लिख दूं। Mg का क्या लिख दूं? Mg। ऑक्सीजन का क्या लिख दूं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वाले 2 है, ये दे दूंगा किसको? मैग्नीशियम को। और ये मैग्नीशियम के पास 2 है, ये किसको दे दूंगा? 2। क्या मैं 2 को 2 से काट सकता हूं? जी सर काट सकते हो। तो सूत्र का क्या बन जाएगा अपना? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MgO। क्या सूत्र होगा? MgO। बात क्लियर हुई ना? हाँ सर हुई। उसी प्रकार मैं जिंक ऑक्साइड सूत्र बनाना है। किसका? जिंक ऑक्साइड का सूत्र बनाना है। तो जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। क्या कर सकता है? ये त्याग कर सकता है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 की। ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो Zn का मैं क्या लिख दूं? Zn लिख दूं। ऑक्सीजन को क्या लिख दूं? ऑक्सीजन लिख दूं। 2 किसको दे दूंगा? Zn को दे दूंगा। और ये Zn वाले 2 है, ये किसको दे दूंगा? ऑक्सीजन को दे दूंगा। एक सूत्र का निर्माण होगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। बात समझ में आई ना? हाँ सर यहां तक तो आ गई। आगे और देखो, मुझे एक सूत्र बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। कल मैंने बताया था, ये जो चिन्ह है ये आपको याद करना पड़ेगा। कल वाली क्लास में मैंने बता रखा है, वो आप याद कर लीजिए। सूत्र किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है बाबू? तो होता है के। और ये कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है? 1 का। ये है धनायन। ये क्या है? धनायन। नाइट्रेट का सूत्र क्या आता है? NO3। क्या सूत्र होता है? NO3 प्रतीक चिन्ह होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये होता है ऋणायन। क्या होता है? ऋणायन। अब के का मैं क्या लिख दूं? के लिख दूं। NO3 का क्या लिख दूं? NO3 लिख दूं। मैंने पहले ही बताया ये अणु भार है, इसमें कोई अपन को परिवर्तन नहीं करना है। जैसा प्रतीक चिन्ह है वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है सर, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये 1 है, ये किसको दे दूं? इसको दे दूं। और ये 1 है, ये किसको दे दूं? इसको दे दूं। बात क्लियर हुई क्या? यानी ये 1 है, किसको दे दिया? NO3 को दे दिया। NO3 के पास जो 1 है ये किसको दे दिया? पोटेशियम को दे दिया। दे दिया सर। क्या 1 को 1 से काट सकता हूं? जी काट सकता हूं। इसको कोष्टक से बाहर कर दो, अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अब KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सूत्र क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर होगी। आगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? बाइकार्बोनेट। अब सुनना मेरी बात, एक नाम आया क्या? बाई। क्या नाम आया? बाई। और इसी बाई को कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी, चाहे हाइड्रोजन दिख जाए चाहे बाई दिख जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आई ना? आई सर। अब हाइड्रोजन दिखेगा तो उसको बाई मानेंगे, और बाई दिखेगा उसको हाइड्रोजन मानेंगे। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब करना क्या है? ध्यान दो। कार्बोनेट का सूत्र है, याद रखना, CO3। क्या सूत्र है? CO3। और ये 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। सूत्र क्या होगा कार्बोनेट का? CO3। ठीक है सर। अब देखो,
कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? CO होता है। क्या होता है? CO होता है। ये लो C A। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर त्याग कर सकता है? ये 2 का त्याग कर सकते हैं। कितने का? 2 का त्याग कर सकता है। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये लो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3 होता है सर। क्या होता है? CO3। कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा? 1 को करेगा। कितने को? 1 को। ये ऋणायन है, कैल्शियम धनायन है। तो मैं क्या लिख दूं? Ca का Ca लिख दूं और HCO3 का HCO3 लिख दूं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक वहां पर है, ये यहां पर लिख देता हूं, 2 यहां पर है, तो कोष्टक में बंद करके यहां पर लिख देता हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र बनकर क्या निकलेगा? Ca1 HCO3 और बाहर लगा दूं 2। क्या एक लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है बाबू, सीधा लिख दो CaHCO3 और बाहर कितना हो गई? 2। ये सूत्र किसका हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। किसका सूत्र हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। बोलो बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, यहां तक तो ठीक है। अगला बताओ हमें, आ जाओ। साथ साथ में बाबू नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या बनाते हुए? नोट्स बनाते हुए चलना है। बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएंगे। 10th क्लास के टेंशन नहीं लेने का और प्यार से समझना है एक एक बात को। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर बाई नाम आ जाता, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन और बाई एक ही होता है। हाइड्रोजन और बाई एक ही होता है। ठीक है सर। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Na है सर। क्या धनायन है या ऋणायन है? धनायन है। क्या है? धनायन है। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकती है? 1 का त्याग कर सकती है। और साथ में मैं क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, बाई है तो ही हाइड्रोजन जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? कार्बोनेट जोड़ना है, CO3। CO3 अभी देखा है सर, कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ये लिख दिया 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का सोडियम, Na का Na। यहां पर कितना है? सीधा लिखो तो ठीक है, नहीं तो पहले लिख लो HCO3। HCO3 कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। ये एक है, किसको दे देंगे? Na को दे देंगे, सोडियम को दे देंगे। और सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देंगे? HCO3 को दे देंगे। क्या दोनों को काट सकता हूं? जी सर काट सकते हो। तो मान क्या निकलेगा? NaHCO3। NaHCO3। ये सूत्र बनकर किसका तैयार हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अगला है मैग्नीशियम नाइट्रेट। और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। NO3 क्या होता है? NO3। और ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या तैयार करना है? मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र है वो तैयार करना है। तो ध्यान दो, Mg का Mg, NO3 का NO3। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। यहां पर कितने NO3 के पास? 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दे दिया Mg को। और Mg के पास कितने? 2 है। कोष्टक बनाकर इसको दे दूं 2 और सूत्र तैयार हो जाएगा Mg। एक को लिखने की जरूरत है, एक को लिखने की जरूरत बाबू नहीं है। ठीक है सर। आगे क्या लिख दिया? NO3 और कोष्टक के अंदर बंद आपको करना पड़ेगा। किसको? NO3 को। सूत्र क्या हो गया? Mg कोष्टक NO3 कोष्टक बंद 2। क्या सूत्र हो गया? ये सूत्र तैयार हो गया। किसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट का। किसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट का। ये 12 सूत्र आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, इसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने बनाकर आपको बता दिए 12 के 12। और जो सूत्र पहले थे, चाहे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, उनमें से आप जाकर देख लेना।
अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ते हैं एक एक बात को। ठीक है, तैयार हो क्या सभी? कमेंट करके मुझे बताओ, तैयार हो क्या सभी? जी सर। चलो, और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये इसमें कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है, कभी नहीं होता, चाहे कितने भी वर्ष क्यों नहीं बीत जाए। हाँ, एक आधी बात जोड़ सकते हो इसमें, लेकिन घटाया नहीं जा सकता। कैसे सर, बताओ एक एक बात को। चैप्टर का नाम ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहली बात तो यह है कि अभिक्रिया होती क्या है सर? अभिक्रिया होती क्या है ये बात समझो। अभिक्रिया बाबू, हमारे चारों ओर वातावरण के अंदर, हमारे चारों ओर वातावरण के अंदर कोई भी, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी भी गैस में कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी भी ठोस वस्तु में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन अपने आप नहीं हो रहा, उस वस्तु के कारण नहीं हो रहा, कोई ना कोई दूसरी वस्तु उसके संपर्क में आ रही है। क्या आ रही है? दूसरी वस्तु संपर्क में आ रही है, और दूसरी वस्तु संपर्क में जब आती है तब उसके रंग में, उसकी दशा में, उसकी अवस्था में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। कैसे सर? जैसे हमारे वातावरण में या कहीं पर जहां पर हम रहते हैं वहां पर कूड़ा कचरा बिखर गया हो, अब आप कूड़े कचरे को क्या करोगे? इकट्ठा करोगे, करोगे या नहीं करोगे? एक जगह इकट्ठा करके आप माचिस लेकर आओगे, क्या उसमें जो आग जलेगी वो ऑक्सीजन के बिना जल सकती है? अभी मैंने बताया ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। हाँ सर, ये बात तो है। अब वो कूड़ा कचरा और उसके साथ में ऑक्सीजन प्लस उसमें आप क्या कर दोगे? आग है, वो आग जलाकर छोड़ दोगे। अब कौन सी चीज संपर्क में? एक तो ऑक्सीजन, एक आप आग उसमें जलाई थी, और एक कूड़ा कचरा, तीनों मिलकर एक राख का निर्माण कर देंगे, एक गैस का निर्माण कर देंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा सर। इसी बात को कहते हैं अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। कैसे सर? हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन होते हैं, जब जब जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारे चेंज आउट होते रहते हैं, होते हैं ना? होते हैं सर। जो पदार्थ की रासायनिक संरचना, अब पहले कूड़ा कचरा था, कोई प्लास्टिक की थैली थी, उसका आकार अलग था, अब राख बन गई, उसका आकार चेंज हो गया। उसकी संरचना में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा, उसके गुणों में परिवर्तन कर देगा। पहले प्लास्टिक की थैली थी, वो कोई चीज डालने के लिए काम में आती थी, अब राख कोई काम में आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर। उसके गुणों में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं सर। कोई और उदाहरण देकर हमें बताओ। जैसे जैसे दूध का किस में परिवर्तन होना? दही में परिवर्तन होना। दूध का दही में परिवर्तन होना। पहले दूध था, उसका स्वाद है वो मीठा था या नहीं था? या फीका था? लेकिन उसके अंदर हमने नींबू या खट्टा पदार्थ मिला दिया या छाछ मिला दी, जिसके कारण वो क्या बन गया? दही बन गया। अब उसका स्वाद है वो खट्टा हो गया, उसका आकार है वो कठोर हो गया, गाढ़ा हो गया। दूध जैसा थोड़ी है, तरल पदार्थ नहीं रहा, है तो तरल ही, लेकिन उसकी अवस्था है तरल में भी कठोर हो गई। क्या हो गई? कठोर, गाढ़ा पदार्थ बन गया। होता है ना ऐसा? यानी जंग लगना। अब जंग केवल लोहा लगा सकता है क्या? नहीं, लोहे के संपर्क में क्या आएगी? नमी आएगी, पानी संपर्क में आएगा, हवाएं हैं, गैस है, वो संपर्क में आएगी, तब जाकर जंग लगेगा। उसके आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। लोहे का रंग है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। दहन प्रक्रिया, जब आग जलाते हो तो वस्तु के रंगों, संरचनाओं सभी में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और इसी का नाम है अभिक्रिया। इसी का नाम क्या है? अभिक्रिया। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, आगे बताओ। आगे है रासायनिक अभिक्रिया। अगली कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया। अगली कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होती है सर? ध्यान दो। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण
करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात ध्यान रखनी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब क्या हो, दो पदार्थ आपस में मिले, कितने पदार्थ? दो पदार्थ आपस में मिले और तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दे। दो पदार्थ आपस में मिले और तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दे, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर? उदाहरण के द्वारा बताओ। जी सर, सबसे छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। मुझे क्या बनाना है? जल बनाना है। क्या बनाना है? जल, पीने वाला पानी बनाना है। क्या ये भी बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। किस किस के द्वारा बनाना है? कौन कौन से पदार्थ मिलाना है? मुझे चाहिए क्या? एक तो हाइड्रोजन गैस। क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस। और दूसरी चाहिए ऑक्सीजन। दूसरी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जब भी ये दोनों मिलेंगे तो एक पानी का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? पानी का निर्माण कर देंगे। कैसे पता सर? हम कैसे देख सकते हैं कि पानी का भी निर्माण हो सकता है? ये निर्माण कब करते हैं? ये जब ठंडी सतह पर जाते हैं। कौन सी? ठंडे क्षेत्र में जाते हैं। एरिया क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। वहां का एरिया ठंडा होना चाहिए और ठंडी जगह पर जाकर जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठंडी जगह पर जाकर दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिल जाते हैं। उदाहरण के द्वारा बताओ सर कैसे मिलते हैं? जी सर, एक एक का प्रमाण देकर मैं बताऊंगा आपको हर चीज, है ना। आपको देख सकते हो, उस चीज को कहीं पर भी देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते हो या नहीं पीते हो? जी सर पीते हैं। आप शिकंजी नींबू पानी है, पीते हो या नहीं पीते हो? नींबू पानी पीते हैं सर। नींबू पानी पीते हो और उसमें नींबू पानी में बर्फ मिलाई हुई है। क्या मिलाई हुई है? बर्फ। ठंडी ठंडी नींबू पानी है, शिकंजी है और उसको आप पी रहे हो। और गिलास कैसी है? कांच की गिलास है। ये नींबू पानी किस में है? कांच की गिलास में। कौन सी गिलास में? कांच की गिलास में। ठीक है सर, कांच की गिलास भरी हुई है कौन से? नींबू पानी से। और जल कैसा है? ठंडा है और साथ में बर्फ और मिलाई हुई है। और बर्फ मिलाई हुई है तो क्या कुछ समय के बाद में उस कांच के गिलास के चारों ओर बूंदे नहीं आती है पानी की? आती है क्या? जी सर आती है, हम सब ने देखा है। वो कहां से आती है आज तक पता नहीं चला, आज पता चलेगा। यहां पर आओ, कैसे आती है वो आती है जब ये एरिया क्या हो रखा है? ठंडा हो रखा है। क्या हो रखा है? ठंडा। और वायु के संपर्क में वो रहेगी तो वायु में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों गैस उपस्थित है। क्या है? दोनों गैस उपस्थित है। और ये जब भी ठंडी जगह पर आती है तो किसका निर्माण कर लेती है? जल की निर्माण कर लेती है। इसीलिए आपको इसके चारों ओर बूंदे दिखाई देती है। आप ऐसा सोचते होंगे ये पानी बाहर निकल कर आ गया होगा इस गिलास से, ऐसा कभी नहीं होता। इस गिलास को आप बंद करके देख लो, वो बूंदे तो आएगी आई। ऐसा थोड़ी है कि इसमें छलनी बेज है, छेद हो रखे गिलास में और उन छेद में से आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बस कारण यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं और पानी का निर्माण कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? जी सर, आज तो आ गई। आगे देखो और क्या होता है। एक उदाहरण है बड़ा प्यारा रासायनिक अभिक्रिया का, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको याद रखना है। कौन सा उदाहरण है बता दो आप। एक मेरे पास है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु। इसको वायु में जलाने पर, किस में जलाने पर? वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। किस में जलाने पर? वायु में जलाने पर, है ना। कौन सा चूर्ण प्राप्त होता है? सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब बात ये आती है कि मैग्नीशियम जो धातु है, यह मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जलाने से पहले
उसको साफ क्यों किया जाता है? क्या किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? कारण ये है कि मैग्नीशियम जो धातु है, इसको जलाने से पहले इस पर एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? परत। क्या चढ़ जाती है? परत। और जब तक वो परत रहेगी तब तक ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं आएगा। ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं आएगा। और जब तक ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगा तब तक उसको जला अपन नहीं सकते, जला नहीं सकते। इतनी बात आपको याद रखनी है। बात क्लियर हुई क्या? जी सर। दूसरी बात, एक और बात याद रखनी है। अभी मैंने बताया ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब भी कोई धातु हो, वस्तु हो, जब भी कोई वस्तु हो या तत्व हो, या क्या हो? तत्व हो, तत्वों को जलाने के लिए, जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना या फिर ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु अपन नहीं जला सकते। और जब दूसरी वस्तु के साथ क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन परिवर्तन होकर क्या होकर? परिवर्तन होकर किसका रूप ले लेती है? ऑक्साइड बन जाती है। परिवर्तन होकर क्या बन जाती है? ऑक्साइड बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड बन जाती है। और इसी का नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है? ऑक्सीकरण। दूसरी वस्तु के साथ क्या मिलकर? ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है और क्या बन जाती है? ऑक्साइड बन जाती है। और ध्यान देना, ऑक्सीजन के बिना किसी भी वस्तु को अपन नहीं जला सकते। किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते अपन। किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। है ना? बातें समझ में तो आ रही है ना? बताओ। देखा, अगला देखो। अगला है, दो चीजें अपन ने समझी, एक तो अभिक्रिया और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तीसरा है रासायनिक समीकरण। तीसरा क्या है? रासायनिक समीकरण। अब ध्यान दो, अपन ने पहले क्या पढ़ा था? रासायनिक परिभाषा पढ़ने से पहले पढ़ा था सूत्र। क्या पढ़ा था? सूत्र। उन्हीं सूत्रों को प्रदर्शित करना, यानी रासायनिक तत्वों को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाती है? सर, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हुई ना? क्या होती है? उन्हीं सूत्रों को, या फिर अभिक्रिया में जितने भी भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? दो पदार्थ है और वो नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अभिक्रिया क्या है? दो पदार्थ है और वो नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। और जो उस नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, कितने? दो पदार्थ। उन्हीं दो पदार्थों में जो भाग ले रहे हैं, उन्हीं पदार्थों को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ तो गई सर? उदाहरण के द्वारा बता दो। जैसे मेरे पास कोई भी दो पदार्थ हैं, ए और बी। कौन से पदार्थ हैं? ए और बी है। ठीक है सर। और ये दोनों मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे सी। क्या बनाएंगे? नया पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया पदार्थ बनाएंगे। और इन्हीं पदार्थों को अपन कहेंगे सूत्र। यहां पर क्या लेकर आएंगे? सूत्र लेकर आएंगे। आएगी? समझ में आएगी? थोड़ा सा धैर्य रखो, बात समझ में आ जाएगी। सूत्र लेके आएंगे और एक नए सूत्र का निर्माण होगा। एक नए सूत्र का निर्माण होगा। और ये सूत्र जो मैं
पदार्थ के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं, इन्हीं को कहते हैं समीकरण। इन्हीं को क्या कहते हैं? समीकरण। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किसके रूप में प्रदर्शित करना? सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है सर? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बाबू? हाँ जी। अब दूसरी बात एक और याद रखना, दूसरी बात एक और याद रखना। मैंने दो सूत्रों को आपस में जोड़ दिया, दो सूत्रों को आपस में जोड़ दिया और एक नए सूत्र का निर्माण हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी मैं दो पदार्थों को जोड़ दिया और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। अब ध्यान देना, ये दो पदार्थ है, इनका नाम है अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक है। इन दोनों को अपन क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो नया पदार्थ बना है इसका नाम है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? इन दोनों का नाम क्या है? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनेगा इसका नाम है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद है। यहाँ पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो भी पदार्थ बनेगा उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तीसरा नियम और याद रखना है आपको। क्या करना है? तीसरा नियम याद रखना है। रख लोगे क्या याद? हाँ सर रख लेंगे। ओके, अगला नियम आ जाओ यहां पर। अभिकारक होता है ना, क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक को हमेशा कौन सी साइड में, कौन सी साइड में? बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सी? बाईं ओर लिखा जाता है। ये समीकरण के नियम में पढ़ेंगे, बाईं ओर लिखा जाता है, लिखा जाता है। और दूसरा नियम है उत्पाद होता है ना, कौन? उत्पाद। इसको दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर? दाईं ओर लिखा जाता है। कैसे सर? हमें बताओ बाईं ओर कैसे हो गया? ये हाथ कौन सा है मेरा? ये हाथ कौन सा है? बी बन रहा है। देखो यहां से जब भी मैं ऐसे कर रहा हूं तो बी बन रहा है, ये हमेशा बायां होगा। और जिस ओर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। जिस ओर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। ये डी बन रहा है ना, इसका मुंह इधर हो रहा है, ये ऊपर लाइन खींची हुई, डी बन रहा है। ये हमेशा क्या होगा? दायां होगा। और जब भी मैं बोर्ड की ओर आ रहा हूं तो बायां कौन सा हो गया? ये। यानी इस ओर क्या लिखा जाएगा? अभिकारक लिखा जाएगा। और इस ओर क्या लिखा जाएगा? उत्पाद लिखा जाएगा। बोलो बात रटने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बस बातों को समझना है, बातों को क्या करना है? समझना है। तो अपन ने एक और पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के चरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण, इसी का नाम है समीकरण को संतुलित करने के चरण। क्या है? समीकरण को संतुलित करने के चरण। बात क्लियर हुई ना? हाँ सर। कौन कौन से चरण हैं? तो बाबू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 चरण आपको याद रखना है। कितने चरण? 6 चरण आपको याद रखने हैं। कौन कौन से चरण है सर? बता दो हमें। अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पादों को हमेशा, जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हमेशा दाईं ओर ही लिखा जाता है। ठीक है। अब अभिकारक, यदि मेरे पास अभिकारक क्या होते हैं? जिन पदार्थों से नया उत्पाद निर्माण करेंगे वही तो होता है अभिकारक। हाँ सर वही होता है। अब यदि मेरे पास कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं। कितने अभिकारक हैं? 2, ए और बी।
कम से कम 2 पदार्थों मुझे मिलाना पड़ेगा, तभी तो नया पदार्थ बनेगा। हाँ सर, 2 अभिकारक होंगे, इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यदि 2 ही उत्पाद बन रहे हैं, क्या 2 उत्पाद बन सकते हैं? हाँ जी, बन सकते हैं। उत्पाद भी 2 बन सकते हैं। हो सकता है अभिकारक में 3 जोड़ दूं। कितने जोड़ दूं? 3 जोड़ दूं। वो आगे पढ़ेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, है ना। अभिकारक मेरे पास कितने हैं? 2 है, और 2 के बीच में मैं क्या जोड़ दूं? प्लस का चिन्ह जोड़ दूं। क्या जोड़ना है मुझे? प्लस का चिन्ह जोड़ना है। यदि उत्पाद भी कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है, तो इनके बीच भी क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। ये समीकरण का है दूसरा नियम, समीकरण लिखने का दूसरा नियम। ठीक है सर। अभिकारक और उत्पाद के बीच हमेशा कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तीर का चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तीर का चिन्ह लगाया जाता है। कैसे सर, बताओ जरा। यदि मेरे पास क्या है? 2 अभिकारक हैं। क्या है? 2 अभिकारक। पहली शर्त अपन ने पढ़ी थी, यदि 2 अभिकारक है या 2 से अधिक है तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, इससे क्या निर्माण होता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद। और इनके बीच कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तीर का प्रयोग करेंगे। कौन सा? तीर का प्रयोग करेंगे। सर, इसमें भी आपत्ति हो जाती है कभी कभी, हम दिलों से खेलने वाले लोग हैं और तीर को बना देते हैं ऐसे, बनाते हो ना ऐसे, या फिर इसके डिजाइन कर दोगे आप ऐसे, ये भगवान श्री राम के धनुष वाला तीर, ऐसे भी बना देते हैं। ये देखो ऐसे, ऐसे भी बना देते हैं, है ना। तो ऐसे कांड अपन को यहाँ पर नहीं करने हैं। ऐसे कांड अपन को यहाँ पर नहीं करने। हमें सिंपल एक तीर का चिन्ह बनाना है। सिंपल तीर का चिन्ह बनाना है। कोई भी डिजाइन इसमें नहीं कोरनी है। कोई भी डिजाइन इसमें नहीं कोरनी, केवल सिंपल चिन्ह बनाना है तीर का। किसके बीच? अभिकारक और उत्पादों के बीच में। यहां तक तो ठीक है सर। और यदि यदि अपनी अभिक्रिया समीकरण है वो उलटनीय है, या कौन सी है? उलटनीय है, या फिर उत्कर्मणीय है, या फिर कौन सी है? उत्कर्मणीय है। उलटनीय या फिर उत्कर्मणीय, कौन सी है? उत्कर्मणीय। ये क्या होती है सर, जरा बताओ। ये वो पदार्थ होते हैं, कौन से? वो पदार्थ होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एक पदार्थ बना हुआ है, किसी बाहरी प्रभाव के कारण नया पदार्थ बन जाता है, और बाहर का प्रभाव आप हटा लोगे तो वापस वही पदार्थ बन जाएगा जो पहले अभिकारक था। जो पहले क्या था? अभिकारक था। यानी पहले जो अभिकारक था वो एक नए उत्पाद का निर्माण किया, और वही उत्पाद वापस अभिकारक बन जाता है। वही क्या बन जाता है? अभिकारक। उदाहरण के द्वारा बताओ सर, ऐसे तो भेजे में बैठेगा नहीं, हमारा दिमाग ही ऐसा। आओ, यदि मेरे पास क्या है? जल है, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या सूत्र होता है? H2O। हाँ सर, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। मेरे पास क्या है? H2O है, और H2O यदि मैं किसके संपर्क में लेके आऊं? किसके संपर्क में लेके आऊं? ठंडे, या फ्रीज में रख दूं? किस में रख दूं? फ्रीज में रख दूं। किस में रख दूं? फ्रीज में रख दूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, CFC गैस, फ्रिज के अंदर, है ना। उसकी गैस के संपर्क में मैं रख दूं तो ये किसका निर्माण कर लेगा सर? बर्फ का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? बर्फ का निर्माण कर लेगा। हाँ सर। और यदि मैं इसको वापस क्या कर दूं? गर्म कर दूं। क्या कर दूं? गर्म कर दूं। क्या कर दूं? गर्म कर दूं। एक सेकंड।
हाँ आ जाओ, इसको क्या कर दूं, गरम कर दूं मैं। ये लो। कहाँ चला गया, एक सेकंड है ना, पीपीटी को वापस लोड करते हैं। पीपीटी को बाबू वापस अपन लोड कर लेते हैं यहां से। व्हाइट बोर्ड, हाँ आ गया ना। चलो दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ ठीक है। यदि मेरे पास कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ध्यान दो, कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या फिर इसका दूसरा नाम है उल्टनीय अभिक्रिया। कौन सी होती है, मेरे पास क्या है, पानी है, जल है, और जल को मैं किसी ठंडे या सीएफसी गैस के पास रखूं, फ्रिज के अंदर रखूं, तो किसका निर्माण कर लेगी, बर्फ का निर्माण कर लेगी सर। किसका निर्माण कर लेगी, बर्फ का निर्माण कर लेगी। और यदि वापस बर्फ को मैं गर्म करूं, क्या करूं, गर्म की सतह पर वापस ले आऊं, तो ये वापस क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो उसके लिए इसके बीच में एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे डबल चिन्ह का। एक बार तीर इधर लाओ और एक बार तीर का चिन्ह इधर ले आओ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। यानी इस चिन्ह का अपन को प्रयोग करना है, कौन से, डबल तीर का। एक तो तीर इस तरफ जाना चाहिए और एक तीर इस तरफ जाना चाहिए। कर लोगे क्या, हाँ सर कर लेंगे। अगला है रासायनिक समीकरण में पदार्थों को शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों में लिखा जाता है। हमेशा यदि अपन समीकरण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, तो अपन उसको शब्दों में नहीं लिखेंगे, सूत्रों में लिखेंगे। इसीलिए सूत्रों का निर्माण अपन ने किया था। किसका निर्माण किया था, सूत्रों का निर्माण किया था। पढ़ा था ना, हाँ सर पढ़ा था। तो उन सभी शब्दों को न लिखकर उन पदार्थों को किस में लिखा जाता है, सूत्रों में लिखा जाता है। वही तत्व, 20 तत्व, इन्हीं तत्वों को अपन को लिखना है। समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो। इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं, अब समझना इस बात को। परमाणु का मतलब होता है अणुभार। क्या होता है, अणुभार। भार, वजन तो समझते हो गया, वजन। मेरे पास एक ताकड़ी है, मेरे पास क्या है, एक ताकड़ी है। ये लो एक ताकड़ी, ये सब ताकड़ी बन गई। और यदि इस ताकड़ी में एक साइड में 50 किलो रख दूं और एक साइड में 30 किलो रख दूं, क्या ये बैलेंस बनाएगी, संतुलित रह पाएगी क्या, बैलेंस रहेगी क्या, नहीं सर। इसका एक पलड़ा है, वो 30 किलो वाला ऊंचा रहेगा और 50 किलो वाला नीचे रहेगा। यही तो होता है, हाँ सर यही होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यदि दोनों पलड़ों को मुझे बराबर रखना है, बैलेंस रखना है, तो इसके साथ भी 20 किलो वजन और मिलाना पड़ेगा।
या फिर इसमें से 20 किलो वजन है वो घटाना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा। घटाने की प्रक्रिया बाबू यहाँ पर नहीं चलेगी, केवल जोड़ने की प्रक्रिया है वो समीकरण के अंदर अपन चलेगी। क्या होगी? समीकरण के अंदर चलेगी। बात समझ में आई? अरे आई क्या? जैसे सर अणुभार को कैसे संतुलित करना है, तो समझो मेरे पास एक समीकरण है, मेरे पास क्या है? समीकरण है। मुझे क्या बनाना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो निश्चित है मैग्नीशियम के साथ में क्या मिलाना पड़ेगा? ऑक्सीजन मिलानी पड़ेगी। क्या मिलाना पड़ेगा? ऑक्सीजन मिलानी पड़ेगी। और यदि ऑक्सीजन मिलानी पड़ेगी तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अणुभार कितना होता है? 2 होता है। O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन को। और यदि यहां पर ध्यान देना O3 आ गया तो एक ओजोन परत बन जाती है। क्या बन जाती है? ओजोन परत बन जाती है, जो हमारी सुरक्षा करती है। किससे? सूर्य से। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे अपनी क्या करती है? सुरक्षा करती है। जी सर, करती है। ये भी चैप्टर है आपके विज्ञान में, याद रखनी है बात जो मैं बता रहा हूं। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा रखती है। क्वेश्चन आ रखा है इसी साल कि ओजोन परत हमारी क्या सुरक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों की हमें क्या करती है? सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है सर, ये Mg है। अब यहां पर कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? MgO2। MgO2। अब यदि यहां पर O2 बना है तो ये मानकर चलो कि ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर Mg को भी दुगुना बना दिया। क्या बना दिया? दुगुना बना दिया। यहां पर ऑक्सीजन तो 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने है? 2 है, लेकिन यह भी दुगुना हो गया। कौन? मैग्नीशियम। ये दुगुना हो गया तो यहां पर क्या है? अकेला है। यहां पर क्या है? अकेला है। तो यहां पर भी मैं क्या लगा दूं? 2 लगा दूं। क्या लगा दूं? 2 लगा दूं। क्या लगा दूं? 2 लगा दूं। बात समझ में आई ना? यहां पर भी क्या लगा दूं? 2 लगा दूं। यानी संतुलित जो समीकरण होगी Mg प्लस O2, और जो पदार्थ बना था वो बना था MgO2। यहां पर 2 है तो इसके पास भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मान हमेशा बराबर होना चाहिए दोनों का। इसी को कहते हैं अणुभार। इसी को क्या कहते हैं? अणुभार। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां तक, यहां तक बात समझ में आई क्या? अगला है उत्प्रेरक। अगला क्या है? उत्प्रेरक। 6 नियम पढ़े थे, 6 नियम आपको याद होने चाहिए। ठीक है? हाँ, डिटेल वाइज अपन ने पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अगला कौन सा है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता है क्या है? उत्प्रेरक और कुछ नहीं होता। उत्प्रेरक और कुछ नहीं होता। एक उदाहरण देकर मैं बताता हूं। मान लो 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं, वो आपस में अपनी बातें कर रही है कि कल क्या हुआ था। कल मैं गांव गई थी, वहां पर मैं माँ से मिली थी। वहां पर एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी की लड़का है, उनकी सगाई हो गई और उनके आने वाली 12 तारीख के इसको शादी है। ऐसी अपनी अपनी बातें कर रही थी और बीच में एक तेज लुगाई जिसका काम है चुगली करने का। क्या काम है? चुगली करने का। वो इसकी बात इसको कह देती है, इसको बात इसको कह देती है। वो और कोई काम नहीं उसका। वो दोनों के बीच में आकर कोई ना कोई बात छेड़ दी कि सुने के काल तन ध्याने के बठा ली बा जाने की धापुड़ी, या फिर और नाम ले लो। बात ने इया के वेर इया के वेर इया के वेर इया के वेर। अब मार एकदम आग पड़ता लाग रही है कि ले ले मन इया क्यों और किया क्यों, या मन क्यों और किया क्यों। और वो दोनों को क्या कर देती है? क्रोधित कर देती है। क्या कर देती है? क्रोधित कर देती है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य समझना, 2 अभिकारक है, 2 क्या है?
अभिकारक है और इन अभिकारकों के साथ में एक ऐसा पदार्थ लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? ऐसा पदार्थ लेकर आऊंगा जो इस अभिक्रिया की गति को क्या कर दे? बढ़ा दे। अभिक्रिया की गति को क्या कर दे? बढ़ा दे और एक नए उत्पाद का क्या कर दे? निर्माण कर दे। एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे। वो कौन हो सकता है सर? वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। यदि इस उपस्थिति में किसी अभिकारक को क्या करता हूं? रख कर नए उत्पाद का निर्माण कर रहा हूं तो इसकी रासायनिक जो गति है, अभिक्रिया की गति है, इसको बढ़ा देगा। इसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, तेज कर देगा। बात समझ में आई क्या? यहां पर वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। नाम है केवल घटाने का, लेकिन ये अक्सर घटाता नहीं, बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। जो ये खुद है उत्प्रेरक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? हाँ, उदाहरण सर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट, कौन? पोटेशियम क्लोरेट जल्दी अपघटित होता है। पोटेशियम क्लोरेट जल्दी अपघटित होता है, परंतु MnO2 है स्वयं कभी नहीं बदलता। स्वयं कभी नहीं बदलता। कौन? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ये है, किसकी उपस्थिति में रखोगे? MnO2 की उपस्थिति में रखोगे तो ये अपघटित हो जाएगा, लेकिन खुद है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको उदाहरण याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल उत्प्रेरक की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये परिभाषा ही पेपर के अंदर पूछी जाती है। बात समझ में आई ना? हाँ सर, यहां तक तो ठीक है। अगला देखो, अगली बात करेंगे अगली क्लास में। ऐसी बात नहीं है, आज पढ़ लेते हैं, लेकिन आज समय बहुत हो चुका है। अपन धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना। संपूर्ण सिलेबस इसी पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और पढ़ते हैं, बड़े प्यार से पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हुए पढ़ते हैं, है ना? जल्दी कोई चीज की अभी है नहीं, और निश्चित मानकर चलो, पढ़ोगे मन लगाकर तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इस यही सब्जेक्ट है, दो मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए, है ना? बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, याद करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, बस एक एक चीज को समझो, अपने आप याद हो जाएगी। बाकी सबके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।